चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जर्मनी यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जर्मनी 1803 से पहले, नेपोलियनिक वार से पहले जो जर्मनी था, जिसमें जर्मन भाषा बोली जाती थी, वो लगभग 300 पॉलिटिकल एंटिटीज़ में बटा हुआ था और वो होली रोमन एम्पायर का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। और इनमें से कुछ जो जर्मन राज्य है, कुछ छोटे हुए करते थे, कुछ बड़े हुए करते थे और उनमें राजनीतिक भी अलग अलग होती थी। किसी में राजनीतिक प्रक्रिया अलग होती थी, किसी दूसरे में अलग होती थी। नेपोलियनिक वार के कारण होली रोमन एम्पायर को नेपोलियन ने 1806 में हरा दिया था और जो होली रोमन एम्पायर है, ये 1806 में इसका विघटन होके टूट गया था। होली रोमन एम्पायर में इसको 1806 में नेपोलियनिक वार के द्वारा टूटा है। अब है जिन जर्मनी के भागों में नेपोलियन ने कब्जा किया था, उसमें नेपोलियन ने उन जर्मन राज्यों को मिला के कन्फेडरेशन ऑफ राइन की स्थापना की। कन्फेडरेशन ऑफ राइन ही पहला कदम था जर्मनी यूनिफिकेशन की तरफ। लेकिन जब नेपोलियन को हरा दिया गया था, उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना बैठी। कांग्रेस ऑफ वियना ने जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन है उसको तो इसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ऑफ वियना ने एक दूसरी कॉन्फेडरेशन बनाई जिसे हम जर्मन कॉन्फेडरेशन कहते हैं और इसका जो हेड बनाया गया वो ऑस्ट्रिया को बनाया गया। ऑस्ट्रिया को इसलिए बनाया गया इसका हेड क्योंकि ऑस्ट्रिया ने कांग्रेस ऑफ वियना में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उसने नेपोलियन को हराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसका प्राइज़ कह सकते हैं, उसका प्राइज़ ऑस्ट्रिया को ये मिला कि 38 कॉन्फेडरेशन जो जर्मन स्टेट बने थे उनका हेड ऑस्ट्रिया को बनाया गया। और इस जर्मन कॉन्फेडरेशन की एक पार्लियामेंट भी बनाई गई जिसे हम फेडरल डाइट कहते हैं। इसकी कोई ज़्यादा पावर नहीं थी इस पार्लियामेंट की, लेकिन ये कह सकते हैं कि शुरुआती कदम कह सकते हैं। और ये फेडरल डाइट बनाई गई थी और ये फेडरल डाइट में जो व्यक्ति आते थे इस पार्लियामेंट में, वो कोई चुने हुए इलेक्टेड व्यक्ति नहीं आते थे, वो अपॉइंटेड आते थे। जो सरकार जो देश जिन व्यक्तियों को अपॉइंट करती थी वही इस पार्लियामेंट में बैठते थे। तो कह सकते हैं ये जो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम यहाँ पर अभी स्थापित नहीं हुआ था इस फेडरल डाइट में। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जर्मनी के दो महत्वपूर्ण यहाँ पर स्टेट थे, बड़े बड़े। छोटे तो काफ़ी थे लेकिन बड़े दो थे। एक था ऑस्ट्रिया जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, इसमें भी जर्मन भाषा बोली जाती थी। और दूसरा था पर्सिया। ये लगभग जब नेपोलियन को हरा दिया गया था उसके बाद जर्मन स्टेटों में ये दोनों सबसे बड़े थे और लगभग इन दोनों की पावर लगभग एक दूसरे के बराबर ही थी। तो ऑस्ट्रिया को हेड तो बना दिया गया था कन्फेडरेशन का, लेकिन यहाँ पर पर्सिया भी अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। वो जर्मनी स्टेटों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, वो इसके लिए कोशिश भी करता रहता था। तो इसी बीच में इन दोनों के हितों में टकराव होना शुरू हो गया था इस दौरान, और लगभग ये टकराव काफ़ी सालों तक चलता रहा। तो और ये यहाँ पर सवाल ये उठता था इन दोनों के बीच में, अगर जर्मनी का कभी यूनिफिकेशन होगा तो उनका किसके नेतृत्व में उसका यूनिफिकेशन होगा। क्या वो उसका नेतृत्व पर्सिया करेगा, क्या वो ऑस्ट्रिया करेगा उसका नेतृत्व। तो इन दोनों में संघर्ष होता रहा और इसी वजह से जो यूनिफिकेशन है उसमें देरी आई, काफ़ी देर में हुआ। 1871 के टाइम में यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का। तो मुख्य वजह उसकी यही थी कि ये दोनों में आपस में ईर्ष्या भाव रखते थे एक दूसरे के प्रति, तो यूनिफिकेशन में देरी आई। और इसी को ही हम जर्मन ड्यूलिज्म कहते हैं, यानी जर्मनी का यूनिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरुआती वर्षों में जब सुलझाया नहीं गया था तो उस समस्या को हम जर्मन ड्यूलिज्म कहते हैं, यानी किसके नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा, इन दोनों में से किसके नेतृत्व में। तो यही यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर समस्या थी यूनिफिकेशन के लिए। और अब दूसरा कुछ पॉइंट पढ़ते हैं हम। यहाँ पर है, अब जब फेडरल डाइट बन गई थी और कन्फेडरेशन बन गया था, उसके बाद पर्सिया ने कुछ कदम उठाए। पर्सिया ने ये किया कि कुछ जर्मन स्टेटों को आपस में उनका समझौता करा के
उसने एक कह सकते हैं ये जोलेवेरिन बनाया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोलेवेरिन एक संस्था थी, इसने ये बनाई पर्सिया ने। और ये जोलेवेरिन में क्या क्या होता था, जोलेवेरिन यानी एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया इसने। पर्सिया ने मिलके कुछ छोटे जर्मन स्टेटों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया, जिसे हम जोलेवेरिन कहते हैं। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या शामिल था, कस्टम यूनियन होगा, वेट एंड मेजर, और करेंसी, इन जर्मन स्टेटों में एक करेंसी चलेगी, और ट्रेड बैरियर भी हटा दिए जाएंगे इन जर्मन स्टेटों के बीच में, जिसमें जोलेवेरिन अस्तित्व में आया था जिन जर्मन स्टेटों में। और इसमें खास बात यह है कि इस जोलेवेरिन में लगभग काफ़ी जर्मन स्टेट शामिल हुए थे। पर्सिया हुआ था, इसके अलावा भी कई छोटे छोटे जर्मन स्टेट इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस जोलेवेरिन में ऑस्ट्रिया शामिल नहीं हुआ था। सबसे मेन बात यह, ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं हुआ था। और दूसरा इसका मेन प्रभाव ये पड़ा कि इन दोनों के बीच में जब ट्रेड बैरियर को हटा दिया गया, तो इस जो जर्मन स्टेट इस जोलेवेरिन में शामिल हुए थे, उनमें सब में इंडस्ट्रियल बूम आने लग गया। मतलब यानी उनमें आर्थिक रूप से काफ़ी ग्रोथ वहाँ पर होने लग गई थी जो जोलेवेरिन में शामिल हुए थे। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि पर्सिया में काफ़ी शहर उभर के आए, जैसे राइनलैंड, सार, रूहुल, वेरी। ये जो चीज़ें वैली, यहाँ पर काफ़ी कोयला और लोहे का उत्पादन होता था। तो ये जो क्षेत्र है ये इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरे पर्सिया में, और ये जोलेवेरिन की नीति के जरिए उभरे थे। और इसका प्रभाव दूसरा ये पड़ा कि अब जो एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर था पर्सिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, दोनों की शक्ति लगभग बराबर थी, इससे वो बदल गया। अब जो है जोलेवेरिन का फ़ायदा पर्सिया को पहुंचा, और पर्सिया का जो खासकर जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो ऑस्ट्रिया के मुकाबले काफ़ी मजबूत हो गई। और यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी तरक्की आई पर्सिया में। इसके अलावा वाटरवेज के जो साधन थे उसमें भी काफ़ी तरक्की आई। और ख़ासकर रेलवेज़ का तो काफ़ी यहाँ पर महत्व है, क्योंकि रेलवेज़ भी यहाँ पर पर्सिया में काफ़ी आगे की उन्होंने। और इसके अलावा जो है रेलवे का एक फ़ायदा ये भी पहुँचा कि अब लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुँचना उनके लिए काफ़ी आसान और काफ़ी सस्ता और काफ़ी तेज़ हो गया था रेलवे के आने से। तो उनके बीच में जो विचार थे, जर्मन लैंग्वेज जो उनको आपस में जोड़ती थी, तो वो विचार अब तो काफ़ी तेज़ी से पहुंचने लग गए। तो एक नेशनलिज्म की भावना भी, जर्मन नेशनलिज्म की भावना भी काफ़ी तेज़ी से रेलवे के माध्यम से पहुंचने लग गई थी जर्मनी में। अब एक पॉलिसी है जो वर्मोज नाम से जानी जाती है। ये वर्मोज, यहाँ पर एक महत्व ये भी समझना ज़्यादा है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन रूलिंग क्लास नहीं चाहती थी। पर्सिया का जो रूलिंग क्लास है वो भी जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं चाहता था। ऑस्ट्रिया का जो रूलिंग क्लास है वो भी जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं चाहता था, क्योंकि अगर जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता तो इनकी स्थिति खतरे में पड़ जाती इन रूलिंग क्लास लोगों की। तो यहाँ पर ये भी समझना महत्वपूर्ण है, जब नेशनलिज्म की भावना लोगों में आ रही थी तो वो नेशनलिज्म नीचे के लोगों में आ रही थी, यानी जो आम व्यक्ति है उनमें से ये भावना आनी शुरू इन लोगों से भी, बजाय ऊपर बैठे हुए यानी राजाओं में ज़्यादा जल्दी नेशनलिज्म की भावना नहीं आई, बल्कि जो आम व्यक्ति है उनमें आई। तो जो ऑस्ट्रिया और पर्सिया की जो रूलिंग क्लास है उसने नेशनलिज्म को दबाने की काफ़ी कोशिश की, और उस पॉलिसी को ही हम वर्मोज कहते हैं, यानी नेशनलिज्म को दबाने वाली पॉलिसी थी ये। अब नेशनलिज्म किन किन तरीक़ों से लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक फेस्टिवल होता है हम्बच फेस्टिवल। ये हम्बच फेस्टिवल को लोगों ने, एक मेला होता है, इस मेले को इस तरीके से लोगों ने दिखाने की कोशिश की, और एक तरीके से जो एक जर्मन लैंग्वेज और जर्मन स्टेट की जो बात होती है वो इसमें प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस हम्बेज फेस्टिवल ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यूनिफिकेशन की एक तरीके के सोच को आगे बढ़ाने में, क्योंकि इस हम्बेज फेस्टिवल में यूनिफिकेशन की पॉलिसी को अपनाया जाता था, और ऐसे फेस्टिवल अपनाए जाते थे जहाँ यूनिफिकेशन के ऊपर जोर दिया जाता था। इसके अलावा
यहाँ पर ये है कि जर्मन रेवोल्यूशन ऑफ 1848 में पूरे यूरोप में एक रेवोल्यूशन हुई थी, इंग्लैंड को छोड़ के लगभग सभी यूरोप के देशों में। और मुख्य वजह इस रेवोल्यूशन की यही थी कि जो पुराने राजा थे, जो जिन्हें कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा फिर से तख्त में बिठा दिया गया था, लोग उनसे परेशान थे और काफ़ी इस समय अकाल और बेरोज़गारी भी काफ़ी थी यूरोप में, तो इस वजह से रेवोल्यूशन हुए थे यूरोप में। तो इस रेवोल्यूशन में जो है इसका प्रभाव जर्मनी में भी पड़ा, पर्सिया और ऑस्ट्रिया में भी पड़ा। इसका प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ पर्सिया और ऑस्ट्रिया में काफ़ी यहाँ पर विद्रोह शुरू हुए। और इस समय जो पार्लियामेंट थी, इस जो जिसे हमने पढ़ा था फेडरल डाइट जिसे कहते हैं, उसने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में ये था कि उसने कहा कि उस प्रस्ताव में कि जो है जर्मनी जो अभी काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ था, वो सब एक मिला देने चाहिए उन्हें, और जो उनका नेतृत्व करेगा वो पर्सिया करेगा। पर्सिया इस समय क्यों करेगा नेतृत्व? क्योंकि इस समय तक पर्सिया ऑस्ट्रिया के मुकाबले आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गया था। तो जब ये प्रस्ताव जब पर्सिया के राजा के सामने रखा गया और उनसे कहा गया कि आप प्रेसिडेंट बनिए और पूरे यूनाइट कीजिए जर्मनी को, तो जो पर्सिया का राजा है उसने इनकी बात नहीं मानी। उसने यूनिफिकेशन के लिए अपनी रजामंदी नहीं दी है। वो इसलिए नहीं दी क्योंकि पर्सिया के राजा को पता था कि ऑस्ट्रिया इसको स्वीकार नहीं करेगा, ऑस्ट्रिया हमला कर देगा पर्सिया के ऊपर और यूनिफिकेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण ये भी था कि उसे डर था कि कहीं जो विदेशी ताकतें, खासकर फ्रांस जो है, वो हमला ना कर दे पर्सिया के ऊपर, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो जर्मनी के यूनिफिकेशन से बिगड़ जाएगा। तो ये डर भी था। और तीसरा डर उसको ये भी था पर्सिया के राजा को, कहीं उसकी स्थिति माइनॉरिटी में ना आ जाए, कि शुरुआत में तो राजा बन जाए पूरे जर्मनी का, लेकिन बाद में उसको कहीं उसका तख्ता पलट ना कर दिया जाए, ये भी उसको डर था। तो इस वजह से उसने इन प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। और ये प्रस्ताव एक तरीके से जो जर्मनी यूनिफिकेशन के लिए काफ़ी कोशिश की गई थी यहाँ पर पार्लियामेंट द्वारा, वो पूरी नहीं हो पाई। तो इसके बाद जर्मनी जो पर्सिया का राजा है, उसने अपनी तरीके से कुछ यूनिफिकेशन करने की कोशिश की, जिसे हम एरफर्ट यूनियन की उसने एक तरीके से यूनिफिकेशन करने की थोड़ी कोशिश की है। इसमें पूरे जर्मनी स्टेट को तो नहीं मिलाया गया था, लेकिन कुछ जो पर्सिया के काफ़ी नज़दीक जर्मन स्टेट थे, उनको इसने एक कोशिश की कि एक यूनियन द्वारा इनको आपस में इनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए इनको यूनियन के तौर में स्वीकार कर दिया जाए। लेकिन जब ये यूनियन बनाने की कोशिश कर रहा था पर्सिया का राजा, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने अपनी एक तरीके से इसको नाराज़गी जताई ऑस्ट्रिया ने, और ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने पर्सिया के ऊपर दबाव डाला कि वो इस तरह का कोई यूनियन ना बनाए, क्योंकि इस तरह के यूनियन से ऑस्ट्रिया का जो एक इन्फ्लुएंस था उसमें कमी आ सकती थी। तो ऑस्ट्रिया ने इस यूनियन को बनने नहीं दिया और आखिरकार पर्सिया के राजा को इसको हटाना पड़ा, इस यूनियन को एक तरीके से ये अस्तित्व में नहीं आ पाया। और जो एक कोशिश यहाँ पर भी थी, ये भी यहाँ पर असफल हो गई यूनिफिकेशन के लिए। और ये जर्मन ड्यूलिज्म यहाँ पर दोबारा से आता है। इसका यही मतलब था कि दोनों ही पर्सिया और ऑस्ट्रिया जो है वो लगभग एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, कोई भी दूसरे को ज़्यादा मजबूत नहीं होने दे रहा था। और एक वजह ये भी थी कि अगर ये दोनों यूनिफिकेशन के लिए अगर तैयार हो भी जाते, तो इनकी कंडीशन ये थी कि ये अगर ऑस्ट्रिया तैयार हो जाता यूनिफिकेशन के लिए, लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि जो यूनिफिकेशन होगा वो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में होगा। और पर्सिया भी अगर कभी यूनिफिकेशन के तैयार हो जाता, तो उसकी कंडीशन भी यही थी कि जो यूनिफिकेशन होगा वो पर्सिया के नेतृत्व में होगा। तो दोनों ही का जो एक तरीके से ईगो था, एक तरीके से जो ईर्ष्या थी, वो दोनों जर्मनी स्टेट को यूनिफाई होने से रोक रही थी। अब आते हैं यहाँ पर अब आगमन हो जाता है ओटोमन बिस्मार्क का, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने जर्मनी यूनिफिकेशन के लिए। इसके बाद कुछ सालों बाद जो पर्सिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ के मिनिस्टर थे, उनमें काफ़ी बदलाव हुआ। जैसे कि ओटोमन बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ जो है, इनमें भी काफ़ी एक तरीके से बदलाव हुआ और नई तरीके के व्यक्ति आए जो कि काफ़ी
कह सकते हैं जिन्होंने यूनिफिकेशन के लिए काफ़ी करने की कोशिश की है। तो जब पर्सिया में मिनिस्ट्री चेंज हो रही थी तो जो है पर्सिया की आर्मी में भी बदलाव हो रहा था। पर्सिया की आर्मी इस दौरान काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई। उसके मुकाबले ऑस्ट्रिया की सेना ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं हो पाई, लेकिन पर्सिया की सेना काफ़ी, उसके पास हथियार भी आधुनिक आ गए। इसके अलावा उसकी ट्रेनिंग जो होती सिपाहियों की, मिलिट्री की, वो भी काफ़ी आधुनिक तरीके से होने लग गई थी। और इस समय पर्सिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी आया था। क्राइसिस ये था कि जो राजा था वो चाहता था कि जो मिलिट्री बजट है उसमें पार्लियामेंट दखल ना दे, लेकिन पार्लियामेंट चाहती थी कि जो मिलिट्री बजट है वो पार्लियामेंट की निगरानी के, पार्लियामेंट के पास होने के बाद ही वो बजट आना लागू होना चाहिए। तो बिस्मार्क ने यहाँ पर मध्यस्थता की एक भूमिका निभाई और उन्होंने पार्लियामेंट के सदस्यों को समझा बुझा के जो मिलिट्री बजट था उसकी पावर राजा या किंग को दे दी गई। यानी अब जो मिलिट्री बजट के ऊपर फैसला देगा वो राजा देगा, उसमें पार्लियामेंट की कोई खास भूमिका नहीं रहेगी। तो ओटोमर्क बिस्मार्क ने भी यहाँ पर एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इसके अलावा क्रीमिया वार हुआ था और इटालियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट वार सेकंड वार था इटालियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन दोनों वार का प्रभाव भी काफ़ी जर्मन के क्षेत्र में पड़ा। वो इस तरह पड़ा क्योंकि जो कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा जो बैलेंस ऑफ पावर अपनाया गया था वो इन दोनों लड़ाइयों के दौरान एक तरीके से वो बैलेंस ऑफ पावर बिखर गया। क्योंकि इस दौरान जो है ये जो चार स्टेट थे जो कि आपस में इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस एक तरीके से साबित किया था, जिसमें ब्रिटेन, प्रसिया और ऑस्ट्रिया और रसिया थे। इन चारों देश भी आपस में लड़ पड़े। तो एक तरीके से जो इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर बनाई थी कांग्रेस ऑफ वियना में, वो इस वारों के तहत एक तरीके से उसमें बिखराव हो गया। तो इससे भी पर्सिया को काफ़ी एक तरीके से मौका मिला कि वो अपने नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन करने की कोशिश करे। तो इन वारों का भी काफ़ी प्रभाव है। अब आता है दूसरा पॉइंट। बिस्मार्क ने अपनी एक पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी, ब्लड एंड आयरन स्पीच। ये काफ़ी फेमस स्पीच है। ये स्पीच का मतलब ये है कि इससे पहले जो है जर्मनी को यूनिफिकेशन करने की जो कोशिश की जा रही थी वो एक सहमति के तहत करने की कोशिश की जा रही थी कि पार्लियामेंट की सभी जर्मन जो स्टेट है वो सहमत हो तभी ही यूनिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन बिस्मार्क ने अपने पॉलिसी के तहत ये बताने की कोशिश की है यहाँ पर ब्लड एंड आयरन कि अब ये जो है सहमति का दौर गया। अब अगर जर्मनी का यूनिफिकेशन होना है अगर, तो वो केवल मिलिट्री माइट के तहत होगा। यानी जिसकी सेना मजबूत है वो ही जर्मनी का यूनिफिकेशन करा सकता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इस समय पर्सिया काफ़ी मजबूत हो चुका था तो केवल पर्सिया ही एक ऐसा जर्मन स्टेट है जो कि जर्मनी का यूनिफिकेशन करा सकता है। और जर्मनी, अगर इनका एक दूसरा कहने का ये भी तात्पर्य था कि जर्मनी के यूनिफिकेशन कराने के लिए अब हिंसा या लड़ाई होना लगभग तय है ऑस्ट्रिया के साथ। तो ब्लड एंड आयरन स्पीच यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और कुछ पॉइंट यहाँ पर एक ये है कि 3 कुछ कह सकते हैं कि लड़ाई ऐसी हुई जिसके कारण जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जिसका पहला है द सेल्विक होस्टिन क्वेश्चन। ये महत्वपूर्ण है। पहले यहाँ पर ये हुआ था कि जो पार्लियामेंट बनाई गई थी जर्मन स्टेट की, जर्मन कॉन्फेडरेशन जिसका नाम रखा गया था, उसमें केवल जर्मनी के ही स्टेट नहीं थे शामिल, उसमें कुछ छोटे छोटे डेनमार्क और नॉर्वे, इन देशों के भी कुछ छोटे से भाग इन जर्मन कॉन्फेडरेशन में शामिल थे। तो यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर एक ये हुआ था कि जब डेनमार्क का जो राजा था वो जब एक तरीके से उसके बेटा उस सत्ता में बैठा उसके मृत्यु होने के बाद, तो उसके बेटे ने जो है डेनमार्क के राजा जो बन चुका था उसने जो जर्मन कॉन्फेडरेशन में कुछ डैनिश भाषा के बोलने वाले व्यक्ति रहते थे कॉन्फेडरेशन में, उस कॉन्फेडरेशन में उसने उन डेनमार्क
डेनिश भाषा बोलने वाले को अपने डेनमार्क में मिलाने की कोशिश की। तो इससे हुआ ये कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसमें एक तरीके से हो हल्ला मच गया उस कॉन्फेडरेशन में कि किस तरह से एक डेनमार्क का राजा एक कॉन्फेडरेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो केवल उन्हीं भागों को मिलाना चाहता था, जर्मनी कॉन्फेडरेशन के उन्हीं भागों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था जिन भागों में डेनिश भाषा बोली जाती है। लेकिन जो ऑस्ट्रिया और पर्सिया है उसने इस डेनमार्क के जो राजा था उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि जर्मन कॉन्फेडरेशन का कोई हिस्सा हम डेनमार्क में मिलने नहीं देंगे। तो एक तरीके से युद्ध यहाँ पर छिड़ गया था। एक तरफ था डेनमार्क देश, दूसरी तरफ थे ऑस्ट्रिया और पर्सिया मिलके इनकी सेना थी। तो इन दोनों ने, ऑस्ट्रिया और पर्सिया ने मिलके डेनमार्क को हरा दिया और डेनमार्क का कुछ हिस्सा जो है वो अपने कब्जे में मिला दिया। यानी डेनमार्क को जर्मन कॉन्फेडरेशन का भी कुछ मिला नहीं और उसको हारना भी पड़ा। तो अब इन दोनों देशों ने, इन ऑस्ट्रिया और पर्सिया ने ये किया कि जो डेनिश भाग था कन्फेडरेशन में उसको इन्होंने आपस में बांट लिया, दोनों ही ऑस्ट्रिया और पर्सिया ने। तो ये यहाँ पर, और इस एपिसोड का महत्व ये है कि जब इन्होंने, इन दोनों देशों ने, ऑस्ट्रिया और पर्सिया ने इस डेनिश भागों को बांट रहे थे, तो शुरुआत में तो ये इन्होंने एक तरीके से शांतिपूर्वक बांट लिया था आपस में, लेकिन जो ऑस्ट्रिया है वो बाद में इसमें वो करने लग गया और एक तरीके से बहस करने लग गया और उसने कहा कि पर्सिया को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा मेरे मुकाबले। तो ऑस्ट्रिया एक तरीके से कटुता आ गई इन दोनों देशों के बीच में। और कटुता क्यों आई? क्योंकि डेनमार्क की जो टेरिटरी थी वो दोनों आपस में जब बांटा था तो ऑस्ट्रिया उससे एक तरीके से खुश नहीं हुआ। तो इस वजह से ही इन दोनों में टकराव आ गया और इसी कारण जो था ऑस्ट्रिया और पर्सिया का जो युद्ध है उसकी शुरुआत हुई 1867 में। ये दूसरा एपिसोड है जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए। एक तो द सेल्विगेस विंस्टन था और दूसरा ऑस्ट्रिया पर्सिया के बीच में लड़ाई। ये जो है ये लड़ाई 1867 में हुई और इसमें ओटोमन बिस्मार्क ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओटोमन बिस्मार्क ने यहाँ पर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उनको ओटो वन बिस्मार्क जो थे उन्हें पता था कि ऑस्ट्रिया जो है वो इतना कमज़ोर भी नहीं है, उसको आसानी से हराने का तरीका यही है कि किसी दूसरे देश के साथ गठबंधन किया जाए। तो इस समय जो है पर्सिया ने जो गठबंधन किया वो इटली के साथ किया। इटली क्यों चाहता था गठबंधन करना? क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इटली के कुछ भागों में भी अपना कब्जा कर रखा था। तो इटली और पर्सिया ने आपस में गठबंधन किया ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो इससे ये हुआ कि ऑस्ट्रिया को दो तरफ लड़ाई करना पड़ा। नॉर्थ की तरफ तो उसे पर्सिया के सामने लड़ाई करना पड़ा और साउथ की तरफ उसे इटली के खिलाफ लड़ाई करना पड़ा। तो इससे ये हुआ कि ऑस्ट्रिया की जो हुई एक तरीके से आसानी से ऑस्ट्रिया की हार हो गई और उसे जो इटली का कब्जा कर रखा था ऑस्ट्रिया ने उसे वो खाली करना पड़ा। इसके अलावा जो एक सुप्रीमेसी अब साबित हो गई कि जर्मन स्टेट में अब जो सुप्रीमेसी है वो अब पर्सिया की सुप्रीमेसी है और ऑस्ट्रिया एक हारा हुआ देश के रूप में एक तरीके से अब वो ज़्यादा टकराव की स्थिति में नहीं रहा आगे। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है पर्सिया की जीतने की वजह ये भी थी कि उसकी सुपीरियर आर्मी थी ऑस्ट्रिया के मुकाबले, काफ़ी उसमें इकोनॉमिकली और मिलिट्री काफ़ी मजबूत था। तो अब जो है, अब जो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो बना हुआ था जिसे कांग्रेस ऑफ वियना ने बनाया था, तो उसको डिसॉल्व कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब पर्सिया ने उसकी जगह एक दूसरी कॉन्फेडरेशन बनाई जिसे हम नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाते हैं, जिसमें पर्सिया ने अपने अलावा हैनोवर, हेसे कैसल, नसवा और फ्रैंकफर्ट जो शहर है उनको आपस में मिला के एक नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बना दी। यानी पर्सिया का जो भाग था अब वो काफ़ी बढ़ गया। और इसके अलावा जो है जो एक साउथ के जर्मन स्टेट थे
उनके साथ भी पर्सिया ने समझौता किया और उन्हें धमकी देके या कैसे भी समझा बुझा के उनके साथ भी समझौता किया गया, जिसके तहत जो साउथर्न जर्मन स्टेट है वो अब एक तरीके से जो पर्सिया की बात मानेंगे, यानी विदेशी मामलों में और आर्थिक मामलों में उन्हें पर्सिया की बात माननी पड़ेगी। तो एक तरीके से काफ़ी हद तक जो जर्मनी की यूनिफिकेशन की एक प्रोसेस थी वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी इस दौरान। अब यहाँ पर तीसरा एक इंसिडेंट हुआ जो कि सबसे निर्णायक हुआ, वो ये था कि स्पेन यहाँ पर जर्मनी के यूनिफिकेशन अभी पूरी तरह नहीं हुआ था। और जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, क्योंकि जर्मनी का यूनिफिकेशन इस समय पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पर्सिया ने कॉन्फेडरेशन तो बना दिया था, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन, लेकिन वो जो कॉन्फेडरेशन के जो जर्मन स्टेट थे उसमें शामिल हुए वो पूरी तरीके से अभी यूनिफिकेशन के लिए तैयार नहीं हुए थे। वो उन्हें डर था कि कहीं उनके ऊपर पर्सिया एक हावी देश के तौर में ना आ जाए, इसलिए वो यूनिफिकेशन के लिए तैयार नहीं थे। तो यूनिफिकेशन अभी प्रोसेस उसकी आधी ही हुई थी और उसको पूरी प्रोसेस करने के लिए एक इंसिडेंट ये हुआ कि स्पेन में एक घटना हुई। स्पेन में रेवोल्यूशन हुई। रेवोल्यूशन के तहत जो वहाँ का राजा था उसको राजा नहीं, रानी थी स्पेन में, इसाबेला सेकंड नाम से, उसको हटा दिया गया वहाँ की जनता द्वारा रेवोल्यूशन के द्वारा। तो अब स्पेन में एक नया राजा ढूंढ रही थी वहाँ की जनता, और जो राजा होना चाहता वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी का होना चाहता। तो हैब्सबर्ग डायनेस्टी में जब कोशिश ढूंढ रहे थे कि यूरोप में कहाँ पर मिलेगा हैब्सबर्ग डायनेस्टी का एक वारिस, तो ढूंढने के बाद जो है वो एक स्पेन के लोगों को एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था लियोपोल्ड। लियोपोल्ड जो था ये एक जर्मन स्टेट, छोटा सा एक जर्मन स्टेट था, उसका राजा था लियोपोल्ड। तो ये हैब्सबर्ग डायनेस्टी से आता था और स्पेन के जो लोग थे, जो वहाँ की रूलिंग क्लास थी, वो इसे राजा बनाना चाहती थी स्पेन का। तो इसमें यहाँ पर समस्या ये पैदा हो गई कि फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ। फ्रांस किसी भी हाल में लियोपोल्ड को स्पेन का राजा नहीं बनने दे रहा था। वो इसलिए नहीं बनने दे रहा था क्योंकि जो लियोपोल्ड है उसको डर ये था फ्रांस को कि कहीं लियोपोल्ड एक तरीके से स्पेन को जर्मनी का फ्रेंडली कंट्री ना बना दे। अगर जर्मनी का फ्रेंडली कंट्री स्पेन बन जाता है लियोपोल्ड के अधीन, तो फ्रांस के लिए दोनों तरफ से खतरा हो जाएगा। एक तरफ से स्पेन की तरफ से खतरा और दूसरी तरफ से पर्सिया की तरफ से खतरा। तो इस वजह से जो फ्रांस है वो लियोपोल्ड को राजा स्पेन का नहीं बनने दे रहा था, जबकि ओटोमन बिस्मार्क काफ़ी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से इस लियोपोल्ड को, जो कि जर्मनी से आता है, उसे किसी भी तरीके से स्पेन का राजा बना दिया जाए ताकि जो है पर्सिया के लिए आसानी हो। लेकिन जब फ्रांस की तरफ से ज़्यादा ही प्रेशर डाला गया लियोपोल्ड के ऊपर, तो लियोपोल्ड ने राजा बनने से इनकार कर दिया स्पेन का। लेकिन फ्रांस यहीं पर नहीं रुका। उसने लियोपोल्ड से कहा कि तुम एक वादा करना पड़ेगा, तुम्हारे जो संतान होगी, जो भी तुम्हारे परिवार से लोग होंगे, वो कभी भी स्पेन के राजा नहीं बन पाएंगे। तो लियोपोल्ड ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अपने के लिए तो मना कर दिया था राजा बनने के लिए, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था लियोपोल्ड कि आगे वाले उसके परिवार वाले अगर वो राजा बनने के लिए तैयार हो जाते तो लियोपोल्ड उन्हें मना नहीं कर सकता है। जबकि फ्रांस का जो नेपोलियन थर्ड था वो उसके ऊपर इसके लिए भी दबाव डाला था। तो इस दौरान क्या हुआ कि जब फ्रांस का एक टेलीग्राम भेजा गया था लियोपोल्ड को कि उसमें कंडीशन रखी गई थी कि जो लियोपोल्ड के परिवार में से कोई भी व्यक्ति जो है वो स्पेन का राजा नहीं बन सकता है। तो ये जो टेलीग्राम था इसको ओटोमन बिस्मार्क ने लीक करा दिया, क्योंकि अभी तक जो भी सीक्रेट ही बातचीत हो रही थी इन दोनों के बीच में, लेकिन ओटोमन बिस्मार्क ने इसको लीक करा दिया। तो इससे काफ़ी फ्रांस और जर्मनी के भागों में, पर्सिया के भागों में काफ़ी हलचल मची लोगों में। और इस लीक होने से, जो टेलीग्राम लीक हुआ था
उसका उसके बीच उसके प्रभाव ये भी पड़ा कि जो एक तरीके से दुश्मनी थी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जर्मनी यहाँ पर पर्सिया और फ्रांस के बीच में जो दुश्मनी थी वो अब काफ़ी एक तरीके से उभर के आई। और इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी उसका मुख्य वजह इस टेलीग्राम का ही लीक होना बताया जाता है। अब जब ये टेलीग्राम लीक हुआ तो फ्रांस, अब जो सवाल था वो सवाल ये था कि लड़ाई कौन शुरू करेगा, फ्रांस शुरू करेगा या पर्सिया शुरू करेगा। पर्सिया किसी भी हाल में उसकी पॉलिसी, पर्सिया की पॉलिसी ये थी कि वो शुरू में फ्रांस के ऊपर हमला नहीं करना चाहता था। वो इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि जो जर्मन यहाँ पर कन्फेडरेशन बने हुए थे वो लूजली कन्फेडरेशन थे, कोई ज़्यादा इस मजबूती से कन्फेडरेशन नहीं थे। पर्सिया को डर ये था कि अगर वो फ्रांस के ऊपर हमला कर देता है तो कहीं ये कन्फेडरेशन टूट ना जाए, जर्मन कन्फेडरेशन। तो इसी से बचने के लिए उसने फ्रांस के ऊपर हमला शुरू में नहीं किया। और फ्रांस की बेवकूफ़ी ये थी कि उसने पर्सिया के ऊपर पहले हमला कर दिया। तो इससे जो एक नेशनलिज्म की भावना थी जो पर्सिया और जर्मनी के स्टेट के बीच में, वो उभर के आई। और फ्रांस की एक उसको गलत फहमी ये भी थी फ्रांस के राजा को, नेपोलियन थर्ड को, कि उसको ये लगता था कि जो ऑस्ट्रिया है वो फ्रांस का साथ देगा पर्सिया के खिलाफ, क्योंकि जो पर्सिया था उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। तो फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड को ये लगा कि जो ऑस्ट्रिया है वो अपना बदला लेने के लिए पर्सिया के ऊपर युद्ध की घोषणा करेगा, लेकिन ऑस्ट्रिया ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और पर्सिया के ऊपर हमला नहीं किया। इसके अलावा जो नेपोलियन थर्ड था उसको ये भी था, ये भी भरोसा था कि जो जर्मन कन्फेडरेशन है वो पर्सिया का साथ नहीं देंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और सभी जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो जर्मन स्टेट थे सभी ने पर्सिया का साथ दिया। और इस कारण इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई। और जो लड़ाई हुई वो काफ़ी भयंकर हुई और आखिरकार जो है पर्सिया की सेना द्वारा फ्रांस की सेना को हरा दिया गया बैटल ऑफ सेदन में। ये लड़ाई हुई थी जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंको पर्सियन वार के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी। और बैटल ऑफ सेडन में फ्रांस की सेना को एक तरीके से बंधक बना दिया गया और नेपोलियन थर्ड को भी इसमें बंदी बना दिया गया था पर्सिया की सेना द्वारा। तो अब जो है यही आखिरी पॉइंट था जिससे जर्मनी का यूनिफिकेशन शुरू हो गया था, या उसकी आखिरी एक अवस्था में पहुंच गया था। और अब जो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एक तरीके से साइन हुई थी फ्रांस और पर्सिया के बीच में, जिसके तहत फ्रांस ने अलस्क और रोरी जो एक जगह है जहाँ पर काफ़ी कोयला और लोहा की माइने खदानें हैं इन क्षेत्रों में, ये क्षेत्र में ज़्यादातर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, लेकिन ये फ्रांस के अधीन था ये क्षेत्र। इसे लड़ाई के जरिए या जीत के जरिए ये फ्रांस द्वारा वापस पर्सिया को दे दिए गए ये क्षेत्र। तो इस क्षेत्र देने के बाद जो है इसका प्रभाव आगे आने वाले चीज़ों में काफ़ी पड़ा। और लेकिन इस समय जो है ये क्षेत्र पर्सिया को दे दिया गया। और पर्सिया का जो राजा है वो वर्सलीस गया। वर्सलीस वो जगह है जहाँ पर फ्रांस का राजा रहता था, और उसने वर्सलीस में जाके जर्मनी एम्पायर की घोषणा कर दी और यहीं से जर्मन एम्पायर बन गया। यानी पर्सिया ने अब लगभग सभी कन्फेडरेशन के जो भाग थे उनको पूरी तरीके से मिला के एक जर्मनी एम्पायर बनाया, और यहीं से जर्मन का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जर्मनी का जो एक तरीके से जो जर्मनी का जो स्टेट बना, ये जर्मनी का नेशन बना, जर्मनी देश बना, वो एक फेडरल देश के तौर में उभर के आया। यानी एक तरीके से जैसे यूनाइटेड स्टेट है उसी तरह से इस समय जर्मनी का कन्फेडरेशन बना था, लेकिन एक जो नेशन बनने की जो प्रोसेस होती है वो पूरी हो चुकी थी इस समय। तो जो यूनिफिकेशन हुआ था उसमें अभी भी ऑस्ट्रिया शामिल नहीं हुआ था। यानी
जर्मन भाषा बोलने वाले लोग तो ज़्यादा ऑस्ट्रिया में भी रहते थे, लेकिन जो ऑस्ट्रिया को छोड़ के लगभग जर्मन भाषा बोलने वाले जो भी स्टेट बचे थे वो सभी ही जर्मनी एम्पायर में बन गए, तो यह शामिल हो गए। तो लगभग 26 स्टेट इसमें शामिल हुए जर्मन एम्पायर में। इसके अलावा जो सबसे मजबूत जो स्टेट था इस जर्मन एम्पायर में वो जाहिर सी बात है पर्सिया था। पर्सिया का डोमिनेट इफेक्ट था इसमें। और जो एक इनकी पार्लियामेंट बनी थी इम्पीरियल डाइट इसको नाम दिया गया, उसमें लगभग वोटिंग राइट सभी पुरुष व्यक्तियों को दिया गया जो कि 25 साल की उम्र से अधिक के, उनको वोटिंग राइट दिया गया। और जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था तो उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन में लोग तो ज़्यादातर जर्मनी भाषा बोलने वाले थे, लेकिन सभी लोग जर्मन भाषा बोलने वाले नहीं थे। और सभी लोग जो मेजॉरिटी धर्म था वो जर्मनी में इस समय लूथरन था या प्रोटेस्टेंट था। तो कुछ जो कैथोलिक लोग थे बचे हुए जर्मनी में, उनको उनकी तरफ एक तरीके से प्रताड़ित किया गया उन्हें जर्मनी बनने के बाद, क्योंकि ओटोमन बिस्मार्क जो थे वो हर समय मानते थे कि जो कैथोलिक जनता है जर्मनी की वो कहीं ना कहीं वो जर्मनी को स्वीकार नहीं करती है और एक तरीके से साजिश करती रहती है कि किस तरह से जर्मनी को तोड़ा जाए। ये शक करते थे ओटोमन बिस्मार्क, शक करते थे कैथोलिक पॉपुलेशन में। तो इसी शक के बिना पर उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसे हम कुल्तुर कुंफ के नाम से जाना जाता है। इसको जर्मन भाषा में कुल्तुर कंप के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूरे जर्मन पॉपुलेशन में एक ही तरह का कल्चर, एक ही तरह की भाषा, एक ही तरीके की धार्मिक संगठन एक तरीके से थोपे गए लोगों में। यानी जो पोलैंड, जो जर्मनी में अगर कोई पॉलिश भाषा बोलने वाला व्यक्ति था तो उसे उस भाषा में एक तरीके से उस पॉलिश भाषा को दबाया गया जर्मनी में। तो एक तरीके से केवल एक ही विचारधारा को यहाँ पर इस पॉलिसी के तहत अपनाया गया और बाकी जो माइनॉरिटी जो भी कल्चर थे या लैंग्वेज थी उसको दबाने की कोशिश की पॉलिसी को ही हम कुल्तुर कुंभ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा ओटोमन बिस्मार्क जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके बारे में पढ़ लेते। ओटोमन बिस्मार्क ही, इन्हें आयरन मैन कहा जाता है जर्मनी का। यही इन्होंने इनकी ही लीडरशिप में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। तो जैसे कि इन्होंने बजट किंग राजा के पक्ष में इन्होंने पास करवाया था, सबसे पहले इनका कामयाबी ये मिली थी। इसके अलावा शुरुआत में काफ़ी ये इनसे जो जर्मनी के लोग हैं वो काफ़ी नफरत करते थे शुरुआत समय में, क्योंकि इन्हें एक तरह से मैनिपुलेटिव समझा जाता था। ये केवल अपने राजा का हित ही देखते थे, बाकी ये किसी डेमोक्रेसी के प्रति ये ज़्यादा इनका झुकाव नहीं था इन बिस्मार्क का। तो शुरुआत में अनपॉपुलर रहे ये और 1863 का इलेक्शन भी इनकी पार्टी हार गई थी। तो इन्होंने ब्लड एंड आयरन स्पीच दी थी इसके बारे में हम पढ़ चुके। इसके अलावा डिफीट, डेनमार्क की जो डिफीट हुई थी उसमें भी बिस्मार्क ने अपना योगदान दिया था। और जब ऑस्ट्रिया की डिफीट हुई थी तो उसमें भी बिस्मार्क ने इटली के साथ मिलके डिप्लोमेसी करते हुए ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। और इसके अलावा नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन जब बना था उसमें भी बिस्मार्क ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको ड्राफ्ट बिस्मार्क ने किया था। इसके अलावा फ्रांस पर्शियन जो वार हुआ था जिसके कारण जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ था, उससे भी जो है टेलीग्राम लीक कराने का काम बिस्मार्क ने ही किया था। तो कह सकते कि जो है पूरा जर्मन यूनिफिकेशन में काफ़ी इनका योगदान है। इसके अलावा ये जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था तो चांसलर इन्हें बनाया गया था। यानी चांसलर का मतलब ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जर्मनी में इन्हें बनाया गया था। ये लगभग 20 साल तक ये चांसलर बने रहे जर्मनी का। और इन्होंने कुल्तुर कुंभ की पॉलिसी अपनाई जिसके तहत ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने अब जर्मनी बन चुका था तो जर्मनी के सामने सवाल ये था कि जर्मनी क्या अपनी कॉलोनी विदेशों में बनाएगा कि नहीं बनाएगा। शुरुआत में इन्होंने कहा कि जर्मनी को अपनी कोई विदेशी कॉलोनी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन ये तुरंत ही कुछ सालों बाद पलट गए और इन्होंने एक तरीके से अपनी स्वीकृति दी थी। इन्होंने अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में जर्मनी ने अपनी कॉलोनी बनाई। इसके अलावा इन्होंने बर्लिन कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी जिसके कारण जो अफ्रीका का स्क्रैम्बल है उसकी शुरुआत हो गई थी। और बर्लिन कॉन्फ्रेंस में यही था कि किस तरह से जो यूरोप के देश है वो
अफ्रीका के देशों को एक तरीके से उसमें अपना प्रभाव रखे, उसी को रेगुलेशन बनाने के लिए बर्लिन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जब हम बिस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं तो बिस्मार्क के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है उनका, रियल पॉलिटिक। ये बिस्मार्क के लिए रियल पॉलिटिक शब्द आता है। इसका मतलब क्या है? रियल पॉलिटिक का मतलब ये है, इसे सबसे पहले जो है मैकियावेली ने अपनाया था द प्रिंस में। रियल पॉलिटिक, हम पॉलिटिक्स में आजकल काफ़ी सुनते हैं इस शब्द को। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का कोई अपना सिद्धांत नहीं होता है, प्रिंसिपल नहीं होता है, वो केवल वक्त की नज़ाकत को समझ के ही अपना फैसला जो व्यक्ति लेते, जो पॉलिटिशियन लेते, उन्हें हम रियल पॉलिटिक कहते हैं, जो कि बिस्मार्क थे। बिस्मार्क कोई एक विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। जब उन्हें लगा कि जर्मनी का इस विचारधारा को पालन करने से फ़ायदा हो सकता है तो उन्होंने उस विचारधारा को अपनाया। जैसे कि उन्हें डेमोक्रेसी शुरुआत में पसंद नहीं थी, लेकिन जब कन्फेडरेशन बनना था नॉर्थ जर्मन स्टेट का, तो तब उनको उपाय केवल एक ही था कि कन्फेडरेशन तभी बन सकता है जब डेमोक्रेसी को अपनाया जाएगा। तो उनको आखिरकार ये डेमोक्रेसी सिस्टम मानना पड़ा। तो और इसके अलावा जर्मनी की जो पॉलिटिक्स थी उसमें राइट विंग और लेफ़्ट विंग थे। तो कभी जब उनका फ़ायदा आता था बिस्मार्क का, जब उन्हें लगता था कि उनकी पार्टी का फ़ायदा राइट विंग की पॉलिसी अपना के हो रहा है, तो राइट विंग पॉलिसी अपनाते थे। और जब उन्हें लगता था कि जर्मनी जनता का मूड इस समय लेफ़्ट विंग की तरफ है, यानी इंश्योरेंस वगैरह या लोग जो चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो, ये लेफ़्ट विंग की पॉलिसी चाहते थे, तो उन्होंने लेफ़्ट विंग की पॉलिसी अपनाई। तो यही था कि बिस्मार्क का कोई एक अपना सिद्धांत नहीं था, जो उनको जब उन्हें लगता था कि उनकी पार्टी का फ़ायदा इस पॉलिसी को मान के हो सकता है, तो उन्होंने उस पॉलिसी को अपनाया। इसे ही हम बिस्मार्क का रियल पॉलिटिक कहते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।